हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई आवेश है वो विद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा होता है। उसका मार्ग वृत्ताकार होता है और उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का फार्मूला हम डिराइव करेंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है। फिर उसका आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो आज है, लेक्चर है। चलिए तो देखते हैं कि पहले हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चार्ज है वो अगर किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। और अगर कोई चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ठीक। और ये चार्ज, ये आवेश भी इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। क्या ये इफेक्ट इस पे पड़ेगा इस क्षेत्र का? तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है इसके पैरेलल जा रहा है। हमारा जो फोर्स का फार्मूला है QVB sin थीटा, ठीक। तो यहाँ पे V और V के बीच का कोण क्या है? यहाँ पे थीटा 0 है। जब थीटा 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इसलिए फोर्स 0 होगा। इसलिए इस पे कोई, इस क्षेत्र के द्वारा कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये जिस वेलोसिटी से प्रवेश किया है सीधे चला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर V पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल अगर कोई आवेश V वेलोसिटी से जा रहा है, यानी V पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब है कि उसकी चाल में या उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जिस स्पीड से वो आ रहा है उसी स्पीड से एक स्ट्रेट मोशन करेगा, यानी सरल रेखा में वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक। तो इसलिए इसके वेग में कोई चेंज नहीं आएगा और ना ही इसका जो पथ है वो डिफ्लेक्ट होगा, और जिस सरल रेखा में जा रहा है वो उसी सरल रेखा में चला जाएगा। इसका मतलब है इसका पथ जो होगा सरल रेखीय होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में बार इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चार्ज Q है V वेलोसिटी से इसके परपेंडिकुलर यानी थीटा 90 डिग्री पे प्रवेश कर रहा है, तो इससे फोर्स लगेगा कि हाँ, एक चीज चार्ज अगर स्थिर है तो भी इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है। तो इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और F बराबर हो जाएगा QVB। ये मैक्सिमम होता है और ये इसका मतलब है कि इस क्षेत्र इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे क्षेत्र क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। लेकिन कब लगाएगा? कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रवेश करे, यानी कि चार्ज मूव करे फील्ड के परपेंडिकुलर। तो जब ये फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तब तो इस पे फोर्स लगेगा और इसका पथ डिफ्लेक्ट हो सकता है। जिधर फोर्स लगे, मतलब फोर्स लगेगा वो भी मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक। अब फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम लोग जानते हैं फ्लेमिंग का बायां हाथ है, दाएं हाथ के हथेली का पहला नियम है। तो इसमें ये उंगली जो क्षेत्र के डायरेक्शन में रखते हैं, ये चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन है और ये बल को बताएगा। सपोज करिए क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो फोर्स जो है वो अंदर की ओर लगेगा, ठीक। यानी कि इस पे फोर्स लगेगा और ये अपने मूल पथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसका पथ कैसा बनेगा, हम वही चीज आगे पढ़ने वाले हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर प्रवेश कर रहा है तो इसका जो पाथ है वो कैसा बनेगा।
जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज लंबवत प्रवेश करता था, इसके पहले पढ़े हैं, तो उसका पथ परवलयाकार होता था। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अगर प्रवेश करता है तो इसका पथ कैसा बनेगा। ठीक, वही चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के आधार पर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्वेश्चन के आधार पर हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न क्या है और उसके आधार पे हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए। हाँ, तो चलिए, क्या है प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र में, क्वेश्चन डाल लेते हैं या नहीं डालेंगे तो नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले, लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण के, पथ की त्रिज्या आवर्तकाल, आवृत्ति तथा कोणीय आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा भी जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि चार्ज को छेद के लंबवत प्रवेश कराना है, तो उस पर जरूरी है कि फोर्स लगेगा और भी मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब देखते हैं कि पथ कैसा बनता है। तो मान लेते हैं कि जो किसी स्थान पर, मान लीजिए स्थान यही है, कागज के तल में क्षेत्र जो है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर क्या है, मान लेते हैं कि नीचे की ओर। ठीक, ये नीचे की ओर है। ठीक, तो यहाँ पे B जो है कागज के तल में नीचे की ओर है। एक चार्ज Q है जिसका मास M है, क्षेत्र लंबवत नीचे की ओर है और इसमें जो है वो चार्ज जो है V वेलोसिटी से पॉइंट O पर, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट O है या कहीं भी ले लीजिए, वेलोसिटी से पॉइंट O पर प्रवेश करता है। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे चार्ज पॉइंट यहाँ पे जैसे ही प्रवेश करता है, या यहीं ले लेते, कहीं भी लेते, यहाँ पे इसके वो पॉइंट पे यहाँ से आता है, या चलिए यहीं ले लेते हैं। इस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर प्रवेश करता है, तो वो पॉइंट पर इस पे एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। और वो फोर्स क्या लगता है? QVB का फोर्स लगता है, क्योंकि हमें यहाँ V भी पता है, Q भी पता, और ये किस वेलोसिटी से प्रवेश कर रहा है, V वेलोसिटी से। एक इस पे फोर्स लगता है, विंड पर प्रवेश करता है, तो इस पर QVB का बल कागज के तल में लगता है। किधर लगता है ये देखना है। तो देखिए ये मोमेंट जो है इसका चार्ज का इधर है, और क्षेत्र जो है अंदर की तरफ है कागज के तल के लंबवत, और अंगूठा जो है फोर्स की, यानी कि वो पॉइंट पर ऊपर की ओर इस पे फोर्स लगता है।
O पॉइंट पर ऊपर की ओर क्या है, इस पे एक फोर्स लगता है। ठीक, ये वो पॉइंट नीचे कर ले, ज्यादा अच्छा है, ऊपर ठीक नहीं। ठीक, तो जैसे इस पे आता है तो इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, ये चुंबकीय बल। तो इसलिए ये क्या करता है कि इसका जो मेन रास्ता होता है इसे वो डिफ्लेक्ट कर देता है, इधर मोड़ देता है, और इसका पथ जो है कुछ ऐसा हो जाता है। अब ये पहुंचता है, मान लेते हैं पॉइंट P पर। ठीक, पॉइंट P पर अब इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी जो डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन में होता है ना, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, V की इस तरह हो जाती है। अब यहां पर भी अब देखें तो क्षेत्र जो है अंदर की ओर है और मूवमेंट ऊपर की ओर, फोर्स इधर। तो यहां पर एक फोर्स जो है बाएं साइड लग जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये जो है घूम करके यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ पहुंचता है Q पॉइंट पर। तो भी फोर्स क्या होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ Q पॉइंट पर, तो यहाँ वेग की दिशा ये हो जाती है, और देखा जाए तो फोर्स यहाँ पर भी अंदर की ओर लगता है। इस तरह से ये यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट हो करके एक सर्किल के रूप में बन जाता है। OPQR अगर यहाँ रख लें कि ये पॉइंट R है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है, लेकिन डिफ्लेक्ट होकर के फिर इसी रास्ते पे आ जाता है। यानी कि OPQ और R पे फोर्स जो है वो अंदर की ओर लगता है। ठीक, यानी कि उसके वेग के लंबवत फोर्स लगता है, वो उसके पथ को लगातार मोड़ता रहता है। इस तरह से ये चार्ज जो है, आवेश जो है एक सर्किल में घूमता है, यानी इसका पथ जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक सर्किल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सर्किल। यानी कि उसके हर पॉइंट पे, पथ के हर बिंदु पे फोर्स जो होता है इस कण पे कहाँ लगता है, अंदर की ओर लगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये एक वृत्ताकार मार्ग पे गति करने लगता है। यानी कि इसका मार्ग कैसा हो जाता है, वृत्ताकार, यानी एक वृत्त में गति करता है, इसका पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कि माना किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, माना किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर है, लंबवत नीचे की ओर है, इधर है, लंबवत नीचे की ओर है। अब हम लिखेंगे कि m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण है, एक कण क्षेत्र के लंबवत कागज के तल में, क्षेत्र के लंबवत कागज के तल में v वेग से प्रवेश करता है। v वेग से O बिंदु पर, मान लीजिए O बिंदु पर प्रवेश करता है। ठीक, O बिंदु पर प्रवेश करता है। तो इस बिंदु पर कण पर, इस बिंदु पर कण पर QBB चुंबकीय बल ऊपर की दिशा में लगता है, ऊपर की दिशा में लगता है। परिणाम स्वरूप कण अपने मार्ग से घूमकर
परिणाम स्वरूप कण अपने मार्ग से घूमकर P बिंदु पर पहुंचता है। P बिंदु पर पहुंचता है। अब देखिए P बिंदु पर नियत परिमाण का बल QBB बाएं की दिशा में लगता है। यहां पे कैसा लिख रहा है, बाएं की दिशा में लगता है, जिससे कण विक्षेपित होकर Q बिंदु पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? Q बिंदु पर पहुंचता है। अब पथ के प्रत्येक बिंदु पर नियत परिमाण का बल जो हमेशा भीतर की ओर लगता है। पथ के प्रत्येक बिंदु पर नियत बल QBB जो है, पथ के प्रत्येक बिंदु पर नियत बल QBB जो है हमेशा भीतर की ओर लगता है। ठीक, अभी और लिखना है। तो सारी चीजें अब समझ में आ गया है, आप जान ही रहे हैं, हमने पहले ही बता दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो हम आगे इसके बारे में लिखते हैं। चलिए, अतः कण कैसा गति करता है? अतः कण वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है या करता है। इसका पथ कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया, यानी वृत्ताकार पथ पे गति करने लगता है। अगर हम मान लें कि कण के वृत्ताकार की पथ की त्रिज्या स्मॉल r है, माना कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पहले पढ़ चुके हैं आप कि कोई भी कण सर्कल पर या वृत्ताकार पथ पे तभी गति कर सकता है जबकि उस पथ पर, उस कण पर एक भीतर की ओर अविकेंद्र बल काम करता हो, यानी कि जिसकी डायरेक्शन जो है पथ के सेंटर की ओर होती है। तो कोई भी कण हो या कोई भी चीज हो, वो सर्कुलर पथ पे बिना अविकेंद्र बल के गति नहीं कर सकती। अगर वो सर्कल पे घूम रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर कोई एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग अविकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन जो है हमेशा सेंटर की ओर होती है। वो कण को बार बार मोड़ करके पथ पर, मतलब उसको मजबूर करता है कि वो सर्किल पर चले। तो तब सर्कुलर पाथ पे अगर चल रहा है तो अविकेंद्र बल जरूर लगेगा, जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो सेंटर की ओर होती है। मतलब पहले तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन, पहले फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन की दिशा जो, जिसको हम लोग केंद्र त्वरण कहते हैं, जिसकी दिशा जो इसके सेंटर की ओर होती है। तो त्वरण कैसे? अब वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं? त्वरण।
मतलब ये गति त्वरित होती रहती, क्योंकि वेग की डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। देखिए गति त्वरित तब कब कब होती है, या तो उसका परिमाण चेंज हो, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या तो परिमाण और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। तो यहाँ सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी, इसकी चाल नहीं बदल रही, यानी कि जिस चाल से घूम रहा, चाल जो कि एक अदिश क्वांटिटी है वो नहीं बदल रही, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से एक एक्सलरेट हो रही है। ठीक, यानी कि इस पे एक त्वरण काम कर रहा है जिसका सेंटर किधर है, इसके पथ के केंद्र की ओर है। यानी कहने का मतलब है कि सर्किल पे अगर ये घूमता है तो इस पे एक फोर्स लगता है जिससे ये कण जो है त्वरित होता है। त्वरित होने का मतलब है कि इसके वेग की डायरेक्शन बार बार बदलती रहती। लेकिन एक चीज है कि जो इसकी स्पीड है वो नहीं बदलती है, क्योंकि ये कण जो है एक ही रेडियस, सर्किल मतलब जो इसकी रेडियस होती है उसी पे मोशन करता रहता है, मतलब गति करता रहता है। तो जानते हैं वृत्ताकार पथ पे गति करने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती। तो वो अभिकेंद्र बल इसको कहाँ से मिलता है, जो इसके ये जो चुंबकीय बल इस पे लग रहा है इसके लंबवत, वो चुंबकीय बल यहाँ अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है। तो हालांकि अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, एक्स्ट्रा बल नहीं है, कोई उत्पन्न बल नहीं है, मतलब कोई न कोई जो बल है, जितने भी बल हैं उसमें से कोई न कोई जो अभिकेंद्र बल का काम करता है। लेकिन हमने एक अभिकेंद्र बल का फार्मूला डिराइव किया है जो उससे इक्वेट किया जाता है mv²/r, जो कि ये सर्कुलर पथ की त्रिज्या है और ये उसकी वेलोसिटी और चार्ज जो कण है उसका मास होता है। तो ये हमने फोर्स डिराइव किया है। इसका रोल जो है यहाँ पे कौन अदा कर रहा है, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल को हम इसे इक्वेट कर देते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे कि कण के वृत्तीय गति के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। कण के वृत्तीय गति के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है जो कण पर लगने वाले चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल QBB से प्राप्त होता है। देखिए होता है तो फोर्स QBB साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि उसका मान 1 है। क्योंकि इसकी जो मोशन हो रही है वो क्षेत्र के क्या हो रही है, लंबवत। देखिए क्षेत्र अंदर की ओर है, अब मोशन ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे। क्षेत्र के साथ ये मोशन कितने डिग्री पर है, क्षेत्र अंदर, मोशन ऐसे 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे थीटा साइन थीटा 90 है तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए इस परिमाण का बल और नियत परिमाण का बल लगता है, तो ये इससे प्राप्त होता है। तो जो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, तो एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है जो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल यहाँ पे क्या होता है, mv² r और QBB, यही उसको एक देता है अभिकेंद्र बल। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा mv²/r की आवश्यकता। तो देखिए एक b से एक b कैंसिल हो गया, r इस साइड लाएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, mv/qb। तो देखिए रेडियस का फार्मूला हो गया mv/qb। तो सूत्र से स्पष्ट है कि कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या 4 चीजों पर निर्भर करती है। मास के समानुपाती, वेलोसिटी के समानुपाती, चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती और मैग्नेटिक फील्ड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूत्र से स्पष्ट है कि वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है, वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है r जो है किस पे निर्भर कर रही है, r समानुपाते किसके, m के, और दूसरा है r समानुपाते v के,
तीसरा है आर व्युत्क्रमानुपात क्यू और चौथा आर व्युत्क्रमानुपात बी। आप इसे शब्दों में भी लिख सकते हैं। मास, ज्यादा मास का पार्टिकल होगा तो ज्यादा रेडियस पे सर्किल में घूमेगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेडियस बढ़ जाएगा। चार्ज का मान जितना कम होगा वो उतना ही अधिक उसकी रेडियस होगी। मैग्नेटिक फील्ड जितनी कम होगी उसकी रेडियस उतनी ही बड़ी होगी। तो ये चीज था, हमने डिराइव किया। आर की वैल्यू mv/qb होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके आवर्तकाल की बात धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको अब आती है इसके आवर्तकाल की बात। तो आवर्तकाल कण द्वारा वृत्ति पथ का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय जो है इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। आवर्तकाल को टी से लिखेंगे कि कण द्वारा वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय इसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी चला है ना, और किस चाल से चला। तो चाल तो इसकी कांस्टेंट v है और कितनी दूरी तय करा तो उसके परिधि के बराबर। स्पीड क्या है इसकी, ये वेलोसिटी नहीं स्पीड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अब 2π/v है और r की वैल्यू रख दो। तो r की वैल्यू होती है mv/qb, v से v कैंसिल हो गया। तो ये फार्मूला आया 2πm/qb। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका मात्रक सेकंड होता है कि आवर्तकाल जो है कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी उसकी कुछ भी हो, वो टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं उस पे है। मतलब है कि सबके लिए टाइम पीरियड समान होता है, चाहे वेलोसिटी कम हो चाहे वेलोसिटी ज़्यादा हो, लेकिन सबके लिए टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होता है, समान होता है। फर्क है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका पथ जो है बड़ा हो जाएगा, अगर वेलोसिटी छोटी होगी तो उसका पथ छोटा हो जाएगा, लेकिन समय सबके लिए बराबर लगेगा। ठीक, अब कह रहे हैं कि वेग ज़्यादा होगा तो उसका टाइम जल्दी चक्कर लगा लेगा, लेकिन वेग ज़्यादा होगा तो रेडियस बढ़ जाएगा तो उसको ज़्यादा चक्कर घूमना पड़ेगा, यानी लंबा पाथ होगा। तो सबके लिए टाइम पीरियड सेम होता है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं है और ना ही आवृत्ति डिपेंड होगी, नहीं कोई आवृत्ति। तो इसका इस्तेमाल हम लोग है साइक्लोट्रॉन, एक टॉपिक है आगे, उसमें करेंगे। ठीक, तो ये आवर्तकाल का फार्मूला होता है 2πm/qb। आवृत्ति की बात करें तो पर सेकंड चक्रों की संख्या होती है। आवृत्ति जो होता है वो n बराबर 1 टाइम पीरियड होता है, यानी एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, पर सेकेंड चक्करों की संख्या होती है, पर सेकेंड चक्करों की संख्या, पर सेकेंड चक्करों की संख्या। अब इसी चीज को उलट दें तो हमें क्या मिलता है, qb/2πm। तो ये आवृत्ति का फार्मूला होता है। उसी तरह से कोणीय आवृत्ति को ओमेगा कहते हैं। कोणीय आवृत्ति
जिसको कोण से नापा जा सकता है। कोणीय आवृत्ति होती है 2πn। या इसे हम लोग 2π/t भी कहते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे तो हमें कोणीय आवृत्ति भी मिल जाएगा। तो 2π और n की वैल्यू जो होती है वो क्यू भी 2πm होती है। तो 2π से 2π कट गया तो ओमेगा बराबर हो जाएगा QB/, कोणीय वेग जिसको कहा जाता है। तो ये कोणीय आवृत्ति है। ठीक, तो इस तरह से हमने आवर्तकाल आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति के फार्मूले बता दिए। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोणीय आवृत्ति को कोणीय वेग भी कहा जाता है। इसकी जो यूनिट होती है रेडियन/सेकेंड होती है। तो कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल भी इसके बराबर होता है। तो इसका में रेडियन/सेकेंड इसकी यूनिट होती है। पर सेकेंड घुमा गया कोण कितना होता है, वही कोणीय आवृत्ति होती है। पर सेकेंड घुमा गया कोण। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, कोणीय आवृत्ति ना आवर्तकाल और कण के वेग पर निर्भर कर रहा, सिर्फ उसकी रेडियस निर्भर कर रही। यानी कि v के मान जितना अधिक होगा रेडियस उतने बड़ी और कण बड़े वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। सबके लिए आवर्तकाल आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति सेम होगा, चाहे सर्किल छोटा हो चाहे बड़ा हो, वेग का मान कोई भी हो। ठीक, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग नोट में लिखते हैं, कुछ चीज़ें अंतर में लिखेंगे और डिफाइन करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें करेंगे। तो चलिए एक चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो रेडियस है की वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है mb/qb आई है। ठीक, और हम संवेग के फॉर्म में इसको निकालना चाह रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम इसमें यम से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो यम स्क्वायर सॉरी तो एम बी है, एम बी को हम कहते हैं पी यानी संवेग, यहाँ हो गया क्यू बी। ठीक, तो एक रिलेशन ये बन गया। दूसरा ये है कि हम जानते हैं कि इसकी स्पीड अगर v है तो कण की जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हाफ mv² होगी अगर कण का द्रव्यमान m है तो। और यहाँ पे क्या है कि ऊपर नीचे हम क्या करें, m से गुणा कर दें तो m² v² हो जाएगा। m और v² को हम लिख सकते हैं, सॉरी नीचे लिख देता हूँ, p²/2m। तो यहाँ से जो है p² हो गया 2m k, या p की वैल्यू हो जाएगी √2mk। तो इस तरह से रेडियस की वैल्यू जो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो हो जाएगी √2mk/qb। ये अगर वही चार्ज को अगर v विभवांतर से त्वरित किया जाता है, पहले वो उसका पोटेंशियल 0 होता है, माने काइनेटिक एनर्जी 0 है, उसके अगर विभवांतर से उसको एक्सलरेट किया जाता है तो उसके द्वारा अर्जित जो ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, यदि कण को विभवांतर से त्वरित किया जाए, यदि कण को v विभवांतर से
त्वरित किया जाए तो कण द्वारा अर्जित ऊर्जा जो होती है उसके गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, काइनेटिक एनर्जी या उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर लें, वो हो जाता है QV। क्या हो जाता है? तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? QV होता है। तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लिख सकते हैं, कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक, तो ये होगा QV गतिज ऊर्जा में। एक्सेलरेट हो रहा है, त्वरित हो रहा है, मोशन में है, तो इसको इतनी गतिज ऊर्जा दी जाती है QV के बराबर। ठीक, ऐसा आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो जहाँ पे K है वहाँ पे QV रख सकते हैं हम लोग, तो 2mQV ये QV हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V को बाहर रख सकते हैं, Q अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और एक Q यहाँ से कट जाएगा तो हो जाएगा 2mV/Q। ये भी फार्मूला बन जाएगा इसका। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी, संवेग, काइनेटिक एनर्जी और विभवांतर को कांस्टेंट मानकर अलग अलग कण लेते हैं और उसके पथ की त्रिज्याओं में अनुपात निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो है इसी पे एक न्यूमेरिकल टाइप का काम न्यूमेरिकल लगाते हैं कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है जिसका मास द्रव्यमान ये है और उनके अगर V कांस्टेंट हो, P और K और V, तो उसकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होता है, ऐसा पूछ सकता है। फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण के आवेश क्या होते हैं। सवाल क्या है इस टाइप का लगाते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के यदि लिख लीजिए अल्फा कण के आवेश क्रमशः क्या होंगे, प्रोटॉन का प्लस ही होता है, न्यूट्रॉन का भी प्लस ही होता है। फर्क ये होता है कि इसका जो मास होता है उसका डबल होता है, लेकिन चार्ज उतना ही होता है। न्यूट्रॉन 1s2 कहा जाता है, वो NH1 है। और अल्फा कण पे +2 चार्ज होता है। अल्फा कण मतलब अल्फा नाभिक की बात हो रही है। और इनके द्रव्यमान क्रमशः अल्फा नाम कण कह लीजिए, अल्फा पार्टिकल, इसका मास जो है अगर हम m मान लेते हैं
तो इसका डबल इसके पास होता और इसका 4 गुना इसके पास होता। यहाँ जहाँ m जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान है, जहाँ स्मॉल m बराबर क्या है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन नहीं होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है अलग अलग हम वो निकालेंगे। एक बार हम चाल को कांस्टेंट ले लेंगे तो रेडियस इनके तीनों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के रेडियस में हम लोग अनुपात निकालते हैं। ठीक, कभी कभी जो है आवर्तकाल में भी अनुपात पूछता है। तो जैसे कि मान लेते हैं यदि v क्या हो, मान लेते हैं कि यदि v समान हो तो जानते हैं कि r का फार्मूला होता है mv/qb। तो इस आधार पे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन, अब इसमें जो है v कांस्टेंट है, बाकी ये तो v तो मान लीजिए है ही है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है तीनों के लिए, बशर्ते इन तीनों में बदलना है। तो v तो कांस्टेंट है, उसको रखना है। m, इसका m होता है, v वही होता, q जो है प्लस e होता है। और उसी तरह से न्यूट्रॉन के लिए करें तो m जो है 2m होता है, v वही रहेगा और ये Eb होता है प्लस। और उसी तरह से अल्फा कण की बात करें तो इसका जो मास 4 होता है, v तो है प्लस 2e होता है। अब इन तीनों में अगर हम लोग रेशियो लें, rp और rd ट्रान और r अल्फा में, तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ से e कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, m b ये कट जाएगा, b यहाँ पे है 2e b है ना, तो b कैंसिल, यहाँ पर भी b रहना चाहिए, b कैंसिल। तो e भी तीनों में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 4/2, तो यानी कि 2 आ गया। तो अनुपात हो जाएगा 1:2:2। तो ये रेशियो बनेगा। ठीक, अनुपात लेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक, उसी तरह से यदि हम कहें कि क्या समान हो, P समान हो, तो अगर P समान की बात करें तो P के रूप में रेडियस आया था PQB, यही आया था ना, m भी हट गया था, यही आया था। तो इस हिसाब से हमारा प्रोटॉन की रेडियस क्या हो जाएगी, P तो समान है EB, न्यूट्रॉन की भी हो जाएगी यही EB, लेकिन अल्फा कण की हो जाएगी क्या, 2EB। सबसे P गायब, BEB गायब, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ 1/2 होगा। तो जो रेशियो लेंगे RP RD और R अल्फा में, तो 1:1/2, या इसको हम 2 एलसीएम लेकर के भाग गुणा करें तो उधर हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा 1। जब इसको डबल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये हाफ रहेगा। ठीक, अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गतिज ऊर्जा और विभवांतर पे देख लेते हैं समान रख कर क्या होता है। चलिए
तो अब जैसे मान लीजिए कह दें कि ये समान है, यदि के समान है तो के रूप में रेडियस का फार्मूला क्या आया था, 2m/QB। तो के कांस्टेंट है, तो यहाँ से आरपी हो जाएगा, मास उसका m है, के तो कांस्टेंट है और चार्ज क्या है, ई है। इस तरह से आरडी मास उसका डबल हो जाएगा, 2 है 2m और वो तो के ही रहेगा और चार्ज तो वही है, और इसलिए आर अल्फा क्या हो जाएगा, मास 2m 4m हो जाएगा और के ये 2e। और देखिए जो चीज़ गायब होना है गायब हो जाए, रेशियो लेना है तो आर पी आर डी और आर अल्फा की बात करें तो 2m के ई बी 2m के ई बी यहाँ पे, तो यहाँ तो ये 1 है लेकिन यहाँ पे 2 हो जाएगा अंडर रूट, यानी 1/√2 और यहाँ पे क्या आएगा, ये अंडर रूट में जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो अंडर√2 वहाँ पर भी मिलेगा, 1 हो जाएगा। 2e है, ये 4 दूना 8 है, यहाँ पे 2m के EB रख देते हैं, वो तीनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4m/2। तो अंदर ये 2 जाएगा तो भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटा मतलब 1। ठीक, तो 1/2 1 का रेशियो आएगा, मतलब है इसमें 2m के EB यहाँ पर भी यहाँ पर लाकर कैंसिल कर देंगे। अब जो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ अंडर√2 बचेगा, ये वाला 2 बचेगा और यहाँ पे 4 बचा, लेकिन ये अंदर जाएगा तो भी 4 से 4 कट गया तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया। उसी तरह से यदि v समान हो, तो क्या हो जाएगा, तो r का मान क्या होता है b के लिए, 2m/QB मतलब ये होता है QB होता है, लेकिन अब हम इसको ऐसे बदल देंगे, b बाहर हो गया तो अंदर है q जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 कट जाएगा तो 2m, ये b और q हो जाएगा, ऐसा मिलेगा ना। तो इस आधार पे अगर हम इसको rp लेंगे तो 2m रहेगा, v रहेगा और 1/b रहेगा, अंडर रूट में ये e रहेगा। इसी तरह से rd लेंगे तो मास दुगना हो जाएगा, 2m v और ये चार्ज भी वही रहेगा, ये 1/b। लेकिन r अगर अल्फा लेंगे तो 1/b अंडर√4m हो जाएगा, 2 रखिए यहाँ पे, 4m v इधर 2e हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ से ले करके कैंसिल कर देंगे तो देखिए 1/b 2mb हटा दीजिए, यहाँ अंडर√2 बचा, मतलब अगर रेशियो लें rp rd और r अल्फा में, देखिए ये 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2mbe और 1/b, यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ अंडर√2 बचा। यहाँ पर देखिए 2mb अब बटे ई हटा दीजिए 1/b, तो बचा 4,
और 4 में 2 से भाग देंगे तो बचेगा 2, यानी √2 ही आएगा। ये जितना ये है उसी को उतना ये बनाइए, ये बनाइए, तीनों से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √2 बचेगा, यहाँ भी √2 बचेगा, तो ये अनुपात आ गया। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये परीक्षा में पूछता है तो चारों में से किसी एक का परीक्षा में आ सकता है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पे। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए अब हम कुछ चीज़ें नोट के बारे में लिख लेते हैं। अब देखें कि जब, हालांकि पहले बता भी चुका हूं कि जब चार्ज जो है चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत v वेलोसिटी से प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। तो देखेंगे कि उसकी स्पीड वृत्ताकार होता है तो क्यों उसकी चाल नहीं बदलती है, वेलोसिटी बदलती है, वो त्वरित होता है, फोर्स लगता है सेंटर की, उसकी डायरेक्शन बार बार क्यों बदलती है? इसलिए बदलती है कि जैसे कि ये बात है कि यहाँ पे ये चार्ज यहाँ पे है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे v की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे v की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे v की डायरेक्शन, फोर्स ये है। आप देख रहे हैं कि कण का जो विस्थापन है इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि इनके साथ 90 डिग्री है। तो इस जो फोर्स है उस फोर्स द्वारा कण पे जो किया गया कार्य W होता है, तो W का जो डिफिनीशन है वो FD cos थीटा होता है। थेयर जो है थीटा 90 डिग्री है, तो इसलिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे किया गया कार्य 0 होता है। तो नो वर्क, देयर इज नो वर्क डन, तो कोई काम नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई वर्क नहीं होगा, कोई काम नहीं किया जाएगा, तो कण की काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक अदिश राशि है तो उसके फार्मूले में स्पीड रखी जाती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जब नहीं बदलेगी, उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो वर्क नहीं हो रहा है तो उसकी एनर्जी बदलेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो बदलेगी नहीं। जिस स्पीड से वो चक्कर लगा रहे वृत्तीय पथ पे, उसी से चक्कर लगाते रहेंगे। जिस स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है उसी से वो चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति के पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत आवेशित कण के गति के, आवेशित कण के गति के प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा तथा कण पे लगने वाला बल परस्पर लंबवत। प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा तथा कण पर लगने वाले बल की दिशा परस्पर
लंबवत, परस्पर क्या है, लंबवत। यानी कि जब परस्पर लंबवत है, मार्कर, परस्पर लंबवत है तो यानी कि विस्थापन और बल के बीच की कोण कितना हुआ, विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 डिग्री हुआ। है ना। तो वृत्तीय पथ पर गति में जो है कण द्वारा या कण पर किया गया कार्य जो होता है, वृत्तीय पथ पर गति में, तो वृत्तीय पथ पर या गति में कण द्वारा या कण पर किया गया कार्य, ये फार्मूला, किया गया कार्य जो होता है ये होता है FD cos थीटा। तो चूंकि यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य हो जाएगा FD cos 90, यानी कि ये 0। कण वृत्तीय पथ पर गति में, चलो चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत आवेशित कण के गति के प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा तथा कण पर लगने वाले बल की दिशा परस्पर लंबवत हो, तो वृत्तीय पथ पर गति में कण द्वारा या कण पर किया गया कार्य तो 0 होगा। मतलब कण पे या कौन जो अभिकेंद्र बल है, चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य, कण पर चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य। जब कार्य ही नहीं किया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा और इसकी वेग में, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः कण की गतिज ऊर्जा और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः कण की गतिज ऊर्जा व चाल में, जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तो चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। कण की गतिज ऊर्जा और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गति की, केवल गति की दिशा परिवर्तित होगी बार बार, तभी तो एक्सेलरेट हो रही है। इसका मतलब है कि कोई फोर्स लग रहा है जो बार बार उसके दिशा को बदल रहा है। केवल गति की दिशा जो है परिवर्तित होती है ना, केवल गति की दिशा परिवर्तित होती। तो ये एक बात याद है, ये पहले भी है कि सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कण पर कोई कार्य ही नहीं होता, फोर्स द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो हमारा फार्मूला बताता है कि उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो किसी वस्तु पे जब कार्य ही नहीं होगा तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसके वो ले लीजिए, क्या नाम इसकी शॉर्ट। और हम चलते हैं कि अभी हमने देखा कि जो है कण जो है, आवेशित कण जो है छेद के लंबवत प्रवेश किया था।
तो अब हम देखते हैं कि वो छेद के लंबवत ना प्रवेश करके छेद के डायरेक्शन से किसी कोण पे प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होता है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लिखेंगे कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे, यदि या नंबर 2 में लिखेंगे कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे, मतलब अगर थीटा कोण पे प्रवेश करे तो क्या होता है। चलिए मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कागज के तल में बाएं से दाएं। ठीक, इस पे कोई चार्ज है Q और वो जो है V वेलोसिटी से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पे ये O पॉइंट पर ठीक, तो जब ये थीटा कोण पे प्रवेश कर रहा है तो इसके किसी एंगल पे है तो इसका दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, इसके प्रभाव को दो डायरेक्शन में तोड़ा जा सकता है। अब देखें वेलोसिटी का दो प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। ठीक, तो चलिए इस डायरेक्शन में एक होता है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा v cos थीटा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा v sin थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये वाला घटक जो होता है इसके डायरेक्शन में है, तो जब वेग जो है यानी कण जो है छेद के डायरेक्शन में चुंबकीय छेद के डायरेक्शन में अगर चलता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, यानी वो एक्सेलरेट नहीं होगा, यानी इस घटक की जो वेलोसिटी है वो लास्ट तक वही बनी रहेगी, मतलब v cos थीटा कांस्टेंट चार्ज से आगे चलता रहेगा। मतलब ये जो है कण को इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई चुंबकीय। क्यों? क्योंकि ये वेग जो है इसके पैरेलल है, इसके डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन का मतलब है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगता। आपने उस फार्मूले में रख के देंगे क्योंकि v और v के बीच का कोण 0 होता है, तो साइन 0 का मान 0, तो इसलिए इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं v sin थीटा की। अब देखिए v sin थीटा जो वेलोसिटी है वो क्या है, कण की ये जो वेलोसिटी है वो क्षेत्र के क्या है, लंबवत। क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। मतलब है कि ये क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है ऐसे, यानी कहने का मतलब है ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ऊपर की ओर है, और ये z डायरेक्शन। ठीक, ऐसे। तो इसका मतलब है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वो देख लीजिए। मोमेंट जो है इसका इधर है और क्षेत्र इसका इधर है, इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब अंदर की ओर, यानी अंदर लगने का मतलब कण जा रहा तो ऐसे झुकेगा। जैसे कि ये क्षेत्र है, कण ऊपर जा रहा है, फोर्स अंदर लग रहा है, अंदर,
इसका मतलब है कि कण ऐसे जा रहा, फोर्स इधर लग रहा, तो ये ऐसे, मतलब कहने का मतलब है कि वो वृत्ताकार पथ पे करेगा, लेकिन जेड एक्सिस में। किसमें? जेड एक्सिस में। क्यों बता रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाता है तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार। यहाँ भी होगा तो ऐसे होगा। ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड वाला डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। यानी कहने का मतलब ऐसे ऐसे। तो इसका जो पथ होगा वो इस तरह से इसको घेरता हुआ ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, इस तरह से। यानी ये जो हमने बनाया है वो कैसे है? ऐसे है, ऐसे ऐसे, है ना? ऐसे है इस डायरेक्शन में, और ये वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में ऐसे से जाएगा। तो कण ऊपर जा रहा लेकिन झुक जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब इसके अराउंड मूव करेगा। जैसे अभी आप, मतलब कहने का मतलब है कि V के अराउंड मूव करेगा। अभी हमने देखा था कि ये अंदर था तो इसका पथ ऐसा था, ठीक। तो चूंकि अब ऐसे है तो इसके अराउंड मूवमेंट होगा ऐसे, यानी कि V डायरेक्शन जो है इसके जो अक्ष होगी V के समांतर होगी। तो ऐसा जो पथ होता है उसे हम लोग कुंडलिनीकार पथ कहते हैं। इसका मतलब है कि कण जो है वृत्ताकार गति करने के साथ साथ रेखीय गति भी करता है। तो वृत्ताकार और रेखीय गति का जो मिक्सअप होता है वो एक कुंडलिनीकार होता है, मतलब हेलिकल पाथ पे गति करेगा। किस पाथ पे? हेलिकल। उसका जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा, ठीक। इस तरह से पाथ होगा। तो इस बात को लिख लिया जाता है कि क्षेत्र के वो बिंदु पर कण के वेग को दो घटकों में तोड़ा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र के वो बिंदु पर कण के वेग को दो घटकों में तोड़ा जा सकता है। दो घटकों में क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। एक है क्षेत्र के अनुदिश घटक और एक क्षेत्र के लंबवत। पहला है क्षेत्र के अनुदिश घटक, क्षेत्र के अनुदिश घटक जिसको हम लोग v cos थीटा कहेंगे, और दूसरा है क्षेत्र के लंबवत घटक, इसको हम लोग v sin। तो v sin थीटा के कारण वो सर्किल में गति करेगा और v cos थीटा के कारण वो रेखीय गति करेगा। तो दोनों गतियों का जो मिक्सअप होगा वो कैसा होगा? हेलिकल। मतलब यहाँ से शुरू करेगा ऐसे ऐसे, आगे भी बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक। तो y, ये जो v है इसी के अराउंड, यानी कि y के डायरेक्शन में ही कह लीजिए, हाँ y के ही डायरेक्शन में होगा। z तो इस तरह से होगा ना, तो इसके अराउंड चलेगा तो v है, तो ऐसा ही पथ होगा उसका, ऐसा, यानी कि अक्ष को काटता हुआ, जड़ अक्ष को काटता हुआ ऐसे ऐसे जाएगा, यानी कि v के अराउंड, ठीक। तो अब क्या करेगा कि लंबवत घटक के कारण कण वृत्ताकार पथ में, यहाँ से लिखेंगे कि लंबवत घटक के कारण कण वृत्ताकार गति करता है, पथ पर चलता है, ठीक।
तथा क्षैतिज घटक के कारण क्षैतिज घटक के कारण जो रेखी गति करता है, सरल रेखी गति करता है, सरल रेखी गति करता है। ठीक, इस प्रकार कण वृत्ति तथा ऋजरेखी दोनों गतियां करता है। ठीक है, इस प्रकार कण वृत्ति तथा ऋजरेखीय दोनों गतियां करता है, दोनों गतियां करता है। इस प्रकार कण वृत्ति तथा ऋजरेखी दोनों गतियां करता है। ठीक, परिणाम स्वरूप कण की गति का पथ कुंडलिनीकार होता है। परिणाम स्वरूप कण का पथ जो कुंडलिनी कार, जिसको हेलिकल कहा जाता है, कुंडलिनी कार होता है, हेलिकल पथ पे चलता है, कुंडलिनी कार होता है, ऐसे ऐसे। ठीक, अब कुंडलिनी का जो अक्ष होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, यानी कि इस कुंडलिनी कार पथ का जो अक्ष होता है वो किसके समांतर होता है? बी के समांतर होता है। हेलिकल पथ जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कुंडलिनी कार पथ का अक्ष जो होता है वो क्षेत्र के क्या होता है? समांतर होता है, क्षेत्र के समांतर होता है। क्या होता है? क्षेत्र के क्या होता है? समांतर होता है। देखिए ऐसे ऐसे जा रहा था, अक्ष तो इसके लंबवत होता है ना, क्षेत्र के समांतर ही होता है। ठीक, अब एक चीज आता है, कुंडलिनी पथ का जो पिच क्या होता है? पिच का मतलब है कि जैसे कोई चीज एक चक्कर घुमा दें, जैसे कोई स्क्रू है उसका फुल एक चक्कर घुमा दें, वो आगे कितना बढ़ गया, एक पूर्ण चक्कर घुमाने में वो आगे कितना बढ़ गया। जैसे देखिए ये पूरा चक्कर हमने लिया तो यहाँ चला आया, एक चक्कर में यहाँ, दूसरे चक्कर में यहाँ आ गया। तो यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है इसी को हम लोग पिच कहा जाता है, पी, है ना? क्या कहते हैं? पिच, PITCH, पिच कहा जाता है। तो कुंडलिनी पथ के अक्ष के अनुदिश एक आवर्तकाल में चली गई दूरी को पिच कहा जाता है ना? कुंडलिनी पथ के अनुदिश एक आवर्तकाल, मतलब एक चक्कर में, एक चक्कर में लिया गया समय को आवर्तकाल कहा जाना। एक आवर्तकाल में चली गई क्षैतिज दूरी जो होती है को पिच कहा जाता है। चूड़ी अंतराल पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच। अक्ष के अनुदिश एक आवर्तकाल में चले गए क्षैतिज दूरी इधर आ रही, इसी को पिच कहा जाता है। तो देखिए इधर चलने के लिए कौन सा वेग, क्षैतिज दूरी चलने के लिए यानी ऋजरेखी गति करने के लिए कौन घटक जिम्मेदार है? v cos थीटा। और कितने समय में एक चक्कर आगे बढ़ता है ये? t समय में। तो इसलिए पिच बराबर क्या होगा? पिच जो हम लोग कहते हैं वो बराबर होगा v cos थीटा गुणे t। ये होता है पिच बराबर v cos थीटा गुणे t। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक, तो अब यहाँ पे जैसे अब पिच बराबर क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा है और इसकी वैल्यू होती है 2πm/Q। ठीक, तो ये फार्मूला जो है, आप आगे इसमें और भी चेंज कर सकते हैं जो भी करना है। तो अगर मान लीजिए इसकी लंबाई L है, तो L लंबाई में कितनी पिच होंगी, अगर पिचों की संख्या क्या होगी, तो एक पिच से भाग देंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि L लंबाई में पिचों की संख्या क्या होगी, L लंबाई में पिचों की संख्या तो होगी L लंबाई में एक पिच से भाग देंगे। L लंबाई में पिचों की संख्या मतलब L में तो एक पिच की दूरी जो होती है उससे भाग देंगे तो पता चल जाएगा। एक पिच से भाग दे देंगे तो पिचों की संख्या मालूम हो जाएगी, है ना। L लंबाई में कैसे होता है, 1 2 3, तो पूरी लंबाई में इसे भाग देंगे पता चल जाएगा कहीं पिचों की संख्या कितनी है। ठीक, तो ये था इसमें जो है अब जो हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति में अंतर क्या क्या होता है, कि अगर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में अगर वैद्युत क्षेत्र में कण को लंबवत प्रवेश करा दिया जाए तो उनकी गतियों में क्या अंतर आता है, चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में क्या अंतर आता है, चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में क्या अंतर आता है। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका एक हेलिकल पथ होता है, कुंडलिनीकार पथ। चलिए ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण की गतियों में प्रमुख अंतर, है ना। क्वेश्चन है कि हेडिंग है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण के गति में प्रमुख अंतर, ये प्रमुख अंतर लिखा जाता है। तो कुल 3-4 अंतर हैं। पहला है कि विद्युत क्षेत्र में जो है, अभी इसके बारे में और भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे
कि विद्युत क्षेत्र में जो है कण पर छेद के अनुदिश बल लगता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा है कि मान लीजिए क्षेत्र ई है, इधर इस डायरेक्शन में यहाँ कोई चार्ज लगा है तो फोर्स भी इधर ही लगता है और क्यू ई लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे छेद के अनुदिश, नेगेटिव छेद के विपरीत। लेकिन इसमें क्या होता है, क्षेत्र के लंबवत लगता है। अगर लंबवत प्रवेश करे तो बल क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत लगता है। हालांकि क्षेत्र में प्रवेश करे तो कैसा लगता है, तो उसमें छेद के अनुदिश लगता है और इसमें हमेशा बल क्षेत्र के लंबवत लगता है। रही बात उसकी गति पथ की बात करें तो पथ जो है वो इसके लिए जो है परवलयाकार होता है अगर लंबवत प्रवेश करे, और इसके लिए अभी अभी देखा है कि विद्युत उसमें हमने पढ़ाया था परवलयाकार होता है, और इसमें जो होता है वृत्ताकार होता है। इसमें क्या होता है, वृत्ताकार होता है। इसमें जो है कण पर विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल द्वारा काम किया जाता है। कण पर या कण द्वारा काम किया जाता है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा में और इसके चाल में परिवर्तन होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसको चुंबकीय बल द्वारा उस पर कोई काम नहीं किया जाता, क्योंकि बल विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इसीलिए इसकी गतिज ऊर्जा और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो पहला है कि विद्युत क्षेत्र में कण का जो कण पर बल जो है छेद के अनुदिश लगता है। विद्युत क्षेत्र में कण पर बल क्षेत्र के अनुदिश लगता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में कण पर बल क्षेत्र के लंबवत लगता है, बहुत लगता क्षेत्र के लंबवत लगता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। ठीक, अब पथ की बात कर लें। विद्युत क्षेत्र में कण का पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। विद्युत क्षेत्र में कण का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में कण का पथ क्या होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है। तीसरी चीज है कि विद्युत क्षेत्र में कण पर छेद के द्वारा बल लगता है, यानी कार्य होता है। विद्युत क्षेत्र में कण द्वारा अथवा कण पर कार्य होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में कण द्वारा मतलब आवेशित कण अथवा कण पर कोई कार्य नहीं होता। चौथी बात है कि विद्युत क्षेत्र में कण की गतिज ऊर्जा और चाल में परिवर्तन होता है। विद्युत क्षेत्र में कण की गतिज ऊर्जा और चाल में परिवर्तन होता है।
जबकि चुंबकीय क्षेत्र में कण की गतिज ऊर्जा और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज इसके पहले थोड़ा सा बता दें कि जो कुंडलीकार का जो पथ होता है, जो वो होता है, वो जो पिच होती है, वो जो गैपिंग होती है एक चक्कर से दूसरे चक्कर में, वो बराबर होती है। मतलब है कि जो गैपिंग होती है पिच की, वो हर जगह बराबर होती है। ऐसा नहीं कि वो बढ़ जाती है, क्योंकि इस क्षैतिज दिशा में जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है। एक चक्कर हुआ, थोड़ा आगे बढ़ा, भी दूसरा उतना आगे, फिर तीसरा उतना ही आगे। ठीक, और ये था अगर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में कण लंबवत प्रवेश करता है तो इन चारों में, इनमें चार प्रमुख अंतर होता है। उसकी गति में उसका पथ कैसा है, उस पर बल कैसे लगता है, उस पर कार्य होता है कि नहीं होता, गति ऊर्जा चाल किस में परिवर्तन होता है और किस में नहीं होता है, तो ये प्रमुख अंतर है। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का वीडियो लेक्चर, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर बस अब यही समाप्त करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।